हेलो। कैम एडवेंचर पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट अपन जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की जो वैकेंसी थी उसके अपन केमिस्ट्री से रिलेटेड सिलेबस को डिस्कस किया था और अपन ने कल एक चैप्टर स्टार्ट किया था फिजिकल केमिस्ट्री का, और वो भी अपने सिलेबस से पार्ट फर्स्ट का। तो फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन वाला चैप्टर अपन ने स्टार्ट कर लिया था, और सॉल्यूशन वाले चैप्टर में अपन ने सॉल्यूशन का टाइप कितने होते हैं ये अपन ने डिस्कस कर लिए थे। जो मैं यहाँ पे ब्रीफली समझा देता हूँ आपको थोड़ा बहुत। इस अपन ने सबसे पहले कंटेंट देखा था कि सॉल्यूशन वाले चैप्टर में अपन को क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद सॉल्यूशन पे अपन ने इसकी डेफिनेशन देखी थी और सोल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन को यहाँ पे देखा था। उसके बाद टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें अपन ने सबसे पहले देखा था ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, या इसको और भी नेम, एक नेम भी इसको दे सकते हैं, कल रह गया था वो। इसको अपन बोल सकते हैं बेस्ड ऑन सोल्यूबिलिटी, बेस्ड ऑन सोल्यूबिलिटी, यानी टाइप ऑफ सॉल्यूशन में अपन इसको बेस्ड ऑन सोल्यूबिलिटी भी बोल सकते हैं। सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे बांटा गया है कि जो कम गुलता है वो अनसेचुरेटेड, जो पूरा गुला हुआ है वो सेचुरेटेड, जो गुल के बच जाए उसको बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड। इसके बाद अपन ने देखा था टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पे कि आपके यहाँ पे कितने कंस्टिट्यूएंट, अगर 2 होंगे तो बाइनरी, 3 होंगे तो ट्राइनरी, 4 होंगे तो क्वाटनरी। तो अपने जो सिलेबस में है वो है बाइनरी वाला। उसके बाद अपन ने देखा था टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट अमाउंट और सॉल्वेंट अमाउंट, तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये अपन ने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद बाइनरी सॉल्यूशन अपन ने डिटेल में पढ़ा था। एक तो गैसियस सॉल्यूशन होता है, एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है, एक सॉलिड का सॉल्यूशन होता है, और इनके एग्जांपल अपन ने डिस्कस कर लिए थे। आज अपन बात करेंगे सोल्यूबिलिटी की, सोल्यूबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सोल्यूबिलिटी। आज अपन बात करेंगे सोल्यूबिलिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सोल्यूबिलिटी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की। तो जनरली सोल्यूबिलिटी जो टर्म है वो डिफाइन की गई है कि आप पर लीटर वॉल्यूम में, ध्यान से सुनना, आप पर लीटर वॉल्यूम में कितना ग्राम डिजोल्व कर रखे हो उसको बोलते हैं अपन सोल्यूबिलिटी। तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। आप सर्टेन अमाउंट लेके आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जब इसको डिजोल्व करोगे तो यहाँ से सोल्युबिलिटी निकल के आती है, और ये फिक्स होती है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, सिर्फ ये फिक्स होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आप अगर टेम्परेचर को ऊपर नीचे करोगे तो ये चेंज हो जाएगी। आई बात समझ में? अब यहाँ पे नॉर्मली मैं इसकी बात कर लेता हूँ। तो इसकी जो यूनिट होती है, तो यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट होती है ग्राम पर लीटर। यूनिट क्या होती है इसकी? ग्राम पर लीटर। लेकिन इसका डाटा ग्राम पर ml में भी अपन निकाल सकते हैं, वो तो यूनिट है, यूनिट का कन्वर्जन अपन नॉर्मली कर सकते हैं। लीटर और ml का तो आसानी से हो जाता है। तो इसकी अगर यूनिट पूछी जाए तो क्या होती है? ग्राम पर लीटर होती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, 36 ग्राम NaCl डिजोल्व इन 100 ml वाटर। 36 ग्राम NaCl 100 ml वाटर में डिजोल्व हो सकता है। इससे ज़्यादा आप डिजोल्व करोगे तो ये बच जाएगा, रिमेन रह जाएगा, प्रेसिपिटेशन में रह जाएगा। कम घोलोगे तो और घुल जाएगा। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा यहाँ पे ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन को बता रहा है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसको अपन दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं सोल्युबिलिटी के टर्म में? 36 ग्राम पर 100 ml, ये सोल्युबिलिटी है इसकी, ये सोल्युबिलिटी है। तो सोल्युबिलिटी कैसे डिफाइन होती है? लीटर में या ml में अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। 36 ग्राम डिजोल्व इन 100 ml, यानी 100 ml में आप 36 से ज़्यादा
नहीं घोल सकते, ये इसकी सोल्युबिलिटी होगी। अब ये सोल्युबिलिटी सॉलिड की लिक्विड में हो सकती है, सॉलिड की लिक्विड में हो सकती है, या फिर लिक्विड की या फिर कोई गैस की लिक्विड में हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप बाइनरी जो कंपोनेंट है, बाइनरी जो अपना टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें आपने कौन सा ले रखा है। तो जो अपने एनसीईआरटी में सिलेबस में जो दे रखा है अपन को वही पढ़ना है। अपने दो दे रखे हैं, एक तो सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड, यानी सॉलिड को आप लिक्विड में घोल रहे हो तो उसमें जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो पढ़ने अपन को, और एक दे रखा है अपने सिलेबस में गैस डिजोल्व इन ए लिक्विड। तो दो ही दे रखे हैं अपने सिलेबस में, तो अपन को वो पढ़ना है। तो मैं उनको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है जो अपने काफ़ी यूज में आती है और इंटरव्यू में अक्सर वो पूछी भी जाती है। अगर अपन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अपन को ये चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए, इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछ लेते हैं, और ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको हर कोई नहीं बता पाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। इनमें सबसे पहले हैं, मैं इनमें डिफरेंस करके बता देता हूँ। सबसे पहले हैं, एक तो देखो डिजोल्व्ड और एक है मिसिबल। ये दोनों टर्म मीनिंग एक ही निकलता है इनका कि मिक्स करना, दोनों का मीनिंग एक ही निकलता है कि मिक्स करना। लेकिन जो डिजोल्व है ये टर्म यूज ली जाती है सॉलिड इज एडेड इन लिक्विड, देन टर्म यूज डिजोल्व्ड। अगर आप सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे हो तो आप ऐसे बोलोगे कि मैंने सॉलिड को डिजोल्व किया है किसमें, लिक्विड में। जैसे NaCl डिजोल्व इन वाटर, जैसे NaCl डिजोल्व इन वाटर, क्योंकि NaCl सॉलिड होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, आप ये बोलोगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये सही है। लेकिन मिसिबल यहाँ पे एक और वर्ड आया है, ये के इसका मीनिंग क्या है, लिक्विड इज एडेड इन लिक्विड देन टर्म यूज मिसिबल। जैसे इथाइल अल्कोहल मिसिबल इन वाटर, इथाइल अल्कोहल मिसिबल इन वाटर। तो यहाँ पे डिजोल्व और मिसिबल दोनों का मीनिंग तो सेम सा निकलता है कि आप मिक्स कर रहे हो, लेकिन ये दोनों के दोनों अलग अलग जगह पे यूज में लिए जाते हैं। डिजोल्व का मतलब होता है आप सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हो, मिसिबल का मतलब होता है दोनों लिक्विड होने चाहिए। तो ये टर्मिनोलॉजी कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो ये पता रहना चाहिए मिसिबल और डिजोल्व का मतलब। इसके अलावा दो टर्म और हैं, वो मैं और बता देता हूँ आपको। हालांकि यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लो। जैसे डिसोसिएशन और एक होता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, तो डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन की मैं अगर बात करूँ तो ये दोनों टर्म अलग अलग हैं। दोनों टर्म क्या है, अलग अलग हैं। वो कैसे हैं वो अपन यहाँ पे देखते हैं। डिसोसिएशन जो होता है वो होता है आयोनिक कंपाउंड का। आयोनिक कंपाउंड डिसोसिएट इन इट्स कोरस्पोंड आयन। आयोनिक कंपाउंड डिसोसिएट इन इट्स कोरस्पोंड आयन। जैसे देखो NaCl, NaCl को अगर अपन यहाँ पे डिसोसिएट करेंगे तो ये किस में डिसोसिएट होगा, Na प्लस प्लस Cl-। तो इस टर्म को अपन बोलेंगे डिसोसिएशन। क्या बोलेंगे इसको, डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन टर्म होती है वो आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज में ली जाती है। किसके लिए, आयोनिक कंपाउंड के लिए। फिर बात करते हैं अपन आयोनाइजेशन की। तो आयोनाइजेशन की टर्म है ये न्यूट्रल कोवैलेंट कंपाउंड के लिए यूज में ली जाती है। न्यूट्रल कोवैलेंट कंपाउंड होने चाहिए। तो जैसे मैं बात करूँ CH3COOH, तो इसका आयोनाइजेशन करवाएंगे तो ये आयनों में टूट जाएगा, CH3COO- प्लस H प्लस, इसमें टूट जाएगा। यहाँ पे देखो पहले से ही Na प्लस और Cl- आयनों में प्रेजेंट था,
आयनों में पैकिंग हुई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है, तभी तो जाके सॉलिड बनाया है, ऑब्वियस बात है ये तो वो डिसोशिएट होगा तभी अपने आयन देगा। लेकिन आयोनाइजेशन में यहाँ पे पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कोवेलेंट है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से आप आयन बना रहे हो, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? आयोनाइजेशन। जबकि यहाँ से ऑलरेडी Na+ में है और इसको आप डिजोल्व करोगे तो Na+ में ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। पहले से भी प्लस में था, बाद में भी प्लस में, बस आपको तो डिसोशिएट करना है। जबकि यहाँ पे पहले आयन नहीं बन रहे थे, डिसोशिएट नहीं था, तो आप यहाँ से आयन बनाओगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन आयोनाइजेशन। दोनों टर्म डिफरेंट है। आयोनाइजेशन न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड के लिए यूज में ली जाती है और डिसोसिएशन आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज में अपन लेते हैं। तो ये कुछ टर्म थी जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, क्योंकि ये पता रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अब अपने सीधे टॉपिक पे आते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सोल्यूबिलिटी में, अपन ने इसकी डेफिनेशन देख ली। अब मैं बात करता हूँ सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, कि आप सॉलिड को लिक्विड के अंदर डाल रहे हो तो सोल्यूबिलिटी आपकी जो फैक्टर अफेक्टिंग होंगे वो अपन को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि सारे के सारे जो सॉलिड होते हैं वो लिक्विड में डिजोल्व नहीं होते हैं, यानी एवरी सॉलिड आर नॉट डिजोल्व इन ए लिक्विड या सॉल्वेंट। क्यों डिजोल्व नहीं होते? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करता है लाइक डिजोल्व लाइक का, यानी पोलार पोलार को डिजोल्व करेगा और नॉन पोलार को डिजोल्व करेगा। तो पोलर पोलर में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर में डिजोल्व होता है। अगर आप पोलार को नॉन पोलार में डिजोल्व कर रहे हो तो आप उसको कभी भी घोल नहीं पाओगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एवरी सॉलिड डज नॉट डिजोल्व इन ए गिवन लिक्विड। सारे के सारे सॉलिड होते हैं वो एक पर्टिकुलर लिक्विड में डिजोल्व नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे फिर सोल्यूबिलिटी कैन बी डिसाइडेड लाइक डिजोल्व लाइक कॉन्सेप्ट। सोल्यूबिलिटी कैन बी डिसाइडेड लाइक डिजोल्व लाइक कॉन्सेप्ट। लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब क्या होता है? पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। यानी पोलार पोलार में डिजोल्व होगा, नॉन पोलार में डिजोल्व होगा। ये बेसिक बात हुई अपने सोल्युबिलिटी की, कि सॉलिड को लिक्विड में जब घोलते हैं तो कौन कौन से ये फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आई बात समझ में? अब अपन बात करते हैं यहाँ पे सीधा टेम्परेचर का इफेक्ट। अब इस सोल्युबिलिटी पे अपन इफेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ले लेता हूँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो देखिए स्टूडेंट, अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की अपन यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अपन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे जो इफेक्ट अपन निकालेंगे वो निकालते हैं अपन ले चैटेलियर प्रिंसिपल के बेसिस पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility of a solid in a liquid is explained by Le Chatelier प्रिंसिपल। ले चैटेलियर प्रिंसिपल के बेसिस पे समझाई जाती है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे अपन ले चैटेलियर प्रिंसिपल का थोड़ा सा ओवरव्यू जानेंगे, बाकी तो अपन को पढ़ना ही है। जब अपन इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहाँ तो अपन को इसको पढ़ना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूंगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ए और बी ये कोई सॉलिड आयोनिक कंपाउंड है, इसको अपन डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में। जब ये वाटर में डिजोल्व होगा
तो यहाँ पे बनेगा ए पॉजिटिव एक्वस प्लस बी नेगेटिव एक्वस, ए पॉजिटिव एक्वस और बी नेगेटिव एक्वस, ये सॉल्यूशन फॉर्म में बन जाएगा। अब ये सॉल्यूशन फॉर्म में गया है तो डायरेक्ट तो नहीं गया, ये सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड से ये पहले अपने कोरस्पोंडिंग आयनों में आया है, आयनों में आने के बाद यहाँ से इसका सॉल्यूशन हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सबसे पहले अपने आयनों में आया है, और अपने आयनों में आया है तो यहाँ पे देखो एक तो ए पॉजिटिव बनेगा और एक यहाँ पे बी नेगेटिव बनेगा। जब ये अपने सॉलिड स्टेट से कोरस्पोंड आयनों में आया है तो आपको यहाँ पे लेटिस एनर्जी देनी पड़ी है। यहाँ पे क्या देनी पड़ी है? लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी नहीं दोगे तब तक आप किसी लेटिस को तोड़ सकते हो क्या? इम्पॉसिबल है, नहीं टूटेगा वो, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रिक स्टैटिक टाइप का है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टैटिक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहता है, वो नहीं टूटेगा। आपको यहाँ से एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ ये एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि ये जो लेटिस एनर्जी है ये पॉजिटिव होती है, देनी पड़ती है। जब आप यहाँ से एनर्जी दोगे तो ये आयनों में आ जाएंगे, आयनों में आते ही ये आयन वाटर के द्वारा आयन डाइपोल इंट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पे कौन से इंट्रैक्शन करते हैं? यहाँ पे आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। और जब आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होती है तो यहाँ से जो इंट्रैक्शन होगी ये होती है एनर्जी को रिलीज करने वाली, यानी यहाँ से एनर्जी यहाँ से बाहर निकलती है। तो यहाँ से होगा क्या? यहाँ पे डेल्टा एच हाइड्रेशन, और यहाँ से भी क्या निकलेगी? डेल्टा एच हाइड्रेशन। ये भी नेगेटिव होगी और ये भी नेगेटिव होगी, यानी हाइड्रेशन वाली एनर्जी तो नेगेटिव होती है और लेटिस एनर्जी पॉजिटिव होती है। अब टोटल जो हीट ऑफ सॉल्यूशन निकलेगी वो डिपेंड करेगी लेटिस एनर्जी पे, हाइड्रेशन एनर्जी पे। तो उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से जो लेटिस एनर्जी निकलेगी डेल्टा एच सॉल्यूशन, ये डिपेंड करेगी लेटिस एनर्जी पे प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन पे, लेटिस एनर्जी पे और डेल्टा एच हाइड्रेशन पे। लेटिस एनर्जी होती है पॉजिटिव और ये वाली वैल्यू होती है नेगेटिव। तो यहाँ से अपने दो केसेस बन जाते हैं, या तो पॉजिटिव ज़्यादा होगी या नेगेटिव ज़्यादा होगी। तो यहाँ से अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं कि लेटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच हाइड्रेशन, और यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं लेटिस एनर्जी इज लेस देन डेल्टा एच हाइड्रेशन, यानी लेटिस एनर्जी डेल्टा एच हाइड्रेशन से ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आनी है, वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। और डेल्टा एच सॉल्यूशन की अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि आपको हीट देनी पड़ रही है। भाई पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब हीट देनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है। तो ये जो प्रोसेस होगी एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या होगी? एंडोथर्मिक प्रोसेस। और ये इस वाले केसेस में अगर मैं बात करूँ तो डेल्टा एच सॉल्यूशन जो है ये इसमें क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। और डेल्टा एच सॉल्यूशन इसमें अगर नेगेटिव आ रही है तो ये वाली जो प्रोसेस होगी वो होगी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे दो चीज़ें डिफाइन हो गई, एक तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। अब देखो एंडोथर्मिक प्रोसेस में अपना यहाँ पे टेम्परेचर पहले से ही कम है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो यहाँ से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि ले चैटेलियर ऐसे बोलता है कि आप अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन कंडीशन में है और आप इक्विलिब्रियम वहाँ से डिस्टर्ब करना चाहते हो, आप बाहर से कोई फैक्टर लगा रहे हो, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर आपने जो फैक्टर लगाया है वो कम हो जाए। तो यहाँ पे देखो, नॉर्मल में लैंग्वेज में समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे AB अपन ने सॉल्वेंट लिया है, ये सॉलिड लिया है, ये वाटर में डिजोल्व होके ये बना रहा है A++B-। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? यहाँ पे टेम्परेचर लोअर था, टेम्परेचर हाई था, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? लो है, क्योंकि अपन को टेम्परेचर देना पड़ रहा है ना। तो यहाँ से सारे के सारे डिसोसिएट हो रहे हैं और जो फाइनली जो सारी की सारी एनर्जी वो तोड़ने में जा रही है, तो टेम्परेचर तो बढ़ने से रहा, तो फाइनली जो टेम्परेचर इधर रहता है वो लोअर रहता है। तो मैं यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, तो टेम्परेचर जब मैं इंक्रीज करूँगा तो ले चैटेलियर ऐसे बोलता है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो ये इक्विलिब्रियम उस साइड में जाएगा जिधर टेम्परेचर लोअर होगा, यानी टेम्परेचर लोअर किधर है? इस साइड।
तो टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो ये जो ए बी वाला है ये सारा का सारा डिसोशिएट होके ये किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, पूरा का पूरा इधर चला जाएगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ एंडोथर्मिक प्रोसेस में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि पहले से ही एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जब प्रोसेस ही एंडोथर्मिक हो रही है तो वहाँ पर टेम्परेचर की तो रिक्वायरमेंट है, तो टेम्परेचर दोगे तो ज़्यादा टूटेगा, ज़्यादा टूटेगा तो ज़्यादा घुलेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने पे सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे, और ले चैटेरियल प्रिंसिपल से समझाया जाता है कि आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ चली जाती है, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका जस्ट रिवर्स होता है एक्सोथर्मिक में। यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ए बी है, यहाँ पे ए प्लस प्लस बी माइनस, और साथ में निकल रही है हीट। जब हीट निकल रही है तो इस साइड का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, मोर, और इस साइड का टेम्परेचर क्या रहेगा, लोअर रहेगा, क्योंकि हीट निकल रही है ना। तो प्रोडक्ट की साइड से हीट निकल रही है तो पूरे के पूरे सॉल्यूशन को वो गर्म कर देगा, वार्म कर देगा। तो वहाँ पे हीट निकल रही है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है। अब आप अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, तो ले चैटेलियर ऐसे बोलता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हो आप तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाता है जिधर इसका इफेक्ट कम हो। तो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो वो उस साइड जाएगा ना जिधर लोअर टेम्परेचर रहेगा। तो ये सारा का सारा ए प्लस और बी माइनस है, ये इधर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इधर, यानी सोलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हो तो एक्सोथर्मिक जो अपना सॉल्यूशन होता है, एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है सॉल्यूशन वाली, उसमें सोल्यूबिलिटी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। यदि आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका जस्ट ऑपोजिट है, इधर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, इधर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये दो फैक्टर थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सॉल्यूशन अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। अभी टेक्निकल का एग्जाम हुआ था, उस टेक्निकल के एग्जाम में भी यही पूछा गया था, ये वाला पूछा था, ये सारा का सारा पोर्शन ये पूछा था। जो टेक्निकल एजुकेशन का पेपर था, टेक्निकल एजुकेशन का कॉलेज लेक्चर का जो पेपर था, उसमें ये ऐसा क्वेश्चन पूछा है, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा है एज इट इज कि अगर कोई सॉल्वेंट कोई सॉलिड को आप डिजोल्व कर रहे हो किसी लिक्विड में तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी, अब उसमें दे रखा था रिमेन कांस्टेंट रहेगी, बढ़ेगी, घटेगी, नन ऑफ दीज। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो एक्सोथर्मिक में तो सोल्यूबिलिटी घटनी है। आई बात समझ में। अब यहाँ से अपन इसका ग्राफ देख लेते हैं, एक तो एक्सोथर्मिक का और एक एंडोथर्मिक का। तो यहाँ से अपन इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एंडोथर्मिक और यहाँ लिख रहा हूँ मैं एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक का जो ग्राफ आएगा तो स्टूडेंट यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, इस टाइप का आएगा। तो यहाँ सोल्यूबिलिटी है या टेम्परेचर है, तो आप इसको जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हो तो ये इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ से जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव आनी है, यानी पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक की बात चल रही है। अगर मैं एक्सोथर्मिक का यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो सोल्यूबिलिटी कुछ इस तरीके से, टेम्परेचर यहाँ पे, तो ये ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा। यानी आप जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी का, देखो यहाँ पे टेम्परेचर कम था तो सोल्यूबिलिटी ज़्यादा थी, यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया तो सोल्यूबिलिटी कम हो गई, यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो सोल्यूबिलिटी और कम हो गई। तो इधर देखो सोल्यूबिलिटी कम होती जा रही है और इधर टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये जो ग्राफ आएगा ये किसका आएगा, डेल्टा एच नेगेटिव, यानी किसका है, एक्सोथर्मिक का। तो ये बात हुई किसकी, टेम्परेचर के इफेक्ट की, और वो भी किस वाले में, सॉलिड को जब अपन किस में डिजोल्व कर रहे हैं, लिक्विड में जब अपन इसको डिजोल्व करते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड जो इफेक्ट आता है वो आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सेकंड इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखिए स्टूडेंट, प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड और लिक्विड पे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि दोनों के पार्टिकल इतने पास में होते हैं, तो अपन इनके लिए बोल सकते हैं कि ये नॉन कंप्रेसेबल होते हैं, यानी अपन इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो इनको जब कंप्रेस ही नहीं करते तो कहीं का प्रेशर का इफेक्ट आता है, लेकिन इतना नेग्लिजिबल रहता है कि अपन उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन ए सोल्यूबिलिटी ऑफ solid in liquid not observed because solid and liquid incompressible, so pressure effect does not observed। यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट अपन को ऑब्जर्व्ड नहीं होगा क्योंकि ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो सॉलिड की लिक्विड के अंदर सोल्यूबिलिटी पे अपन ने दो इफेक्ट देखे हैं, एक तो टेम्परेचर का इफेक्ट, एक प्रेशर का इफेक्ट। टेम्परेचर में अपन ने देखा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उसके बाद प्रेशर का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो ये बात हुई किसकी, सॉलिड इन लिक्विड। अब मैं बात करता हूं यहां पे सेकंड अपन लेते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड अगर सोल्यूबिलिटी अपन यहाँ पे डिफाइन करें किसकी, गैस को लिक्विड में घोल रहे हैं अपन, उसकी डिफाइन करें तो इसके लिए देखो सबसे पहले अपन प्रेशर पढ़ते हैं, टेम्परेचर सबसे पहले इफेक्ट पढ़ते हैं अपन टेम्परेचर का इफेक्ट। तो टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ पे आसानी से ऑब्जर्व हो जाता है। वो कैसे होता है, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ CO2 की, उस पर गौर करना। CO2 गैसियस फॉर्म में रहती है, उसको अपन वाटर में डिजोल्व कर रखे हैं, तो यहाँ से CO2 किस में चली जाएगी, एक्वस में चली जाएगी। तो यहाँ पे देखो जो CO2 डिजोल्व हुई है वो सीधी की सीधी कहाँ पे गई है, CO2 एक्वस में। तो यहाँ पे सिर्फ इसका डेल्टा H हाइड्रेशन हुआ है, और हाइड्रेशन किस टाइप से हुआ है, डाइपोल इंटरेक्शन से। यहाँ पे डाइपोल इंटरेक्शन हुई है, तो डाइपोल इंटरेक्शन हुई है तो डेल्टा H नेगेटिव यहाँ से निकलेगी। यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है तो यहाँ पे लेटिस एनर्जी का कोई काम नहीं है, लेटिस एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पे टोटल जो डेल्टा H सॉल्यूशन लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, मैं पहले तो कंप्लीट लिख लेता हूँ, लेटिस एनर्जी प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन होती है, लेकिन इस वाले केस में ये क्या है, जीरो है। तो डेल्टा H सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगी, डेल्टा H हाइड्रेशन। जब ये डेल्टा H हाइड्रेशन हो जाएगी तो यहाँ से मैं बात कर सकता हूँ कि जो डेल्टा H सॉल्यूशन है वो ऑलवेज क्या आनी है, नेगेटिव आनी है, ऑलवेज क्या आनी है, नेगेटिव आनी है। यानी मैं बात कर सकता हूँ एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो आपको मैंने पहले भी समझाया था, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में पहले से ही हीट निकली रहती है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, यानी सोल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो टेम्परेचर आप अगर इंक्रीज कर रहे हो तो इससे क्या होगा, सोल्युबिलिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो सोल्युबिलिटी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से दो चीज़ें अपन को देखने को यहाँ से मिलती है कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जानी है। तो ये था टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे, गैस इन लिक्विड। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। जो दूसरा फैक्टर है सेकंड वाला, टेम्परेचर में तो बिल्कुल इजी है। अगर अपन इसका ग्राफ भी देखें तो ग्राफ भी इसका प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ मैंने बता दिया वैसे तो लास्ट में, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं ग्राफ। अगर मैं बात करूँ ग्राफ की तो इसका ग्राफ अगर अपन प्लॉट करें तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे सोल्युबिलिटी किसकी आएगी, गैस की, और इधर टेम्परेचर। तो आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ डेल्टा एच क्या रहना है, नेगेटिव रहना है, यानी एक्सोथर्मिक। तो इस टाइप का ग्राफ इसका प्लॉट होना है। अब बात करते हैं अपन सेकंड इफेक्ट की।
उसमें क्या पढ़ेंगे अपन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और इफेक्ट ऑफ प्रेशर में पढ़ा जाता है हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ। ये थोड़ा यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे अपन को एक लॉ पढ़ना रहता है जिसको अपन बोलते हैं हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डाल्टन लॉज का और भी दे देता हूँ। डाल्टन और हेनरीज दोनों एक समकालीन थे, यानी इनका टाइम पीरियड था जो रिसर्च का वो सेम था। तो जो डाल्टन के सारे जो उसके एक्सपेरिमेंट थे वो सब गैसेस स्टेट पे थे, जबकि हेनरीज ने अपना जो लॉ दिया है वो गैस और सॉलिड को दोनों को मर्ज करके दिया है। तो मैं यहाँ पे हेनरीज लॉ की बात कर रहा हूँ, डाल्टन लॉ को अपन गैसेस स्टेट में पढ़ते हैं। तो हेनरीज ने ऐसे बोला है कि आप किसी गैस को अगर लिक्विड में घोल रहे हो तो गैस की सोल्यूबिलिटी है वो डिपेंड करती है किस पे, गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है सरफेस पे। आई बात समझ में? बिल्कुल इजी है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface or solution at constant टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन अबव द सरफेस और सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे अपन ने कोई सॉल्यूशन यहाँ पे ले रखा है, इसमें ये कोई लिक्विड है और बंद कंटेनर अपन ने यहाँ पे ले रखा है और इसमें यहाँ पे गैसेस स्टेट के पार्टिकल है। तो यहाँ पे जो गैस गुल रखी है वो डिपेंड करती है कि इसके ऊपर से कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ये प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है ना, इसको बोलते हैं अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ दी गैस। तो लिक्विड की सोल्यूबिलिटी डिपेंड किस पे करेगी, गैस जो गैस है उसकी लिक्विड में सोल्यूबिलिटी डिपेंड किस पे करेगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ दी गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ दी गैस जितना ज़्यादा होगा सोल्यूबिलिटी उतनी ज़्यादा आनी है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ दी गैस जितना ज़्यादा होगा उस गैस का मोल फ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ से इसके डेफिनेशन और निकालते हैं अपन बाद में। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो सोल्यूबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर के। किसके प्रोपोर्शनल होती है, प्रेशर के। तो यहाँ पे देखो पार्शियल प्रेशर को सोल्यूबिलिटी को यहाँ से हटाने के लिए एक टर्म यूज में ली जाती है जिसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इफ वी assume solubility is a measurement of mole fraction, so we can say that देखो यहाँ पे अपन सोल्यूबिलिटी को मेजर कर सकते हैं किसमें, मोल फ्रैक्शन के टर्म में। क्योंकि देखो सोल्यूबिलिटी जितनी ज़्यादा आनी है उसका मोल फ्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। सोल्यूबिलिटी ज़्यादा आने का मतलब है कि उसका अमाउंट ज़्यादा गुला है, और जिसका अमाउंट ज़्यादा गुला है उसके मोल ज़्यादा है, उसके मोल ज़्यादा है तो उसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है। तो सोल्यूबिलिटी को यहाँ से अवॉइड कर सकते हैं अपन और इसकी जगह मोल फ्रैक्शन रख सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन रखेंगे तब मैं बोल सकता हूँ कि दी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए particular gas is directly proportional to the
पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। जिस गैस का अपन यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं उसी गैस का पार्शियल प्रेशर होना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पार्शियल प्रेशर के। भाई सोल्यूबिलिटी को आपने मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस कर दिया तो सोल्यूबिलिटी की जगह क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। वो भी सीधी सी बात है। और ये सबका सब किस पे होता है, ब्रैकेट में लिख लेना, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। सारा का सारा किस पे होता है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब अपन इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स गैस के। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब अपन हटाएंगे तो पी गैस वो इक्वल हो जाएगा किसके, के एच एक्स गैस। और यहाँ पे जो के एच है इसको अपन बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। और हेनरीज कांस्टेंट है, इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट क्या होती है, जो प्रेशर की यूनिट होती है, प्रेशर यूनिट। क्योंकि आपको पता है मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो के एच की जो यूनिट आनी है वो पी गैस के बराबर आएगी। आप गैस अगर प्रेशर आप किस में ले रहे हो, एटीएम में ले रहे हो तो एटीएम में आएगी, आप अगर बार में ले रहे हो तो बार में आएगी, आप अगर पास्कल में ले रहे हो तो पास्कल में आएगी, आप अगर टोर में ले रहे हो तो टोर में आएगी, आप अगर mm ऑफ एच में ले रहे हो तो mm ऑफ एच में आ जाएगा। जिसमें ले रहे हो उसमें के एच आ जाना है। फिर बात करते हैं अपन कि ये डिपेंड किस पे करता है। तो यहाँ पे लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि के एच किस पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो किस पे करता है, गैस पे डिपेंड करता है कि गैस कौन सी ली है, और एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे मैं नोट लगा के लिख देता हूँ, इफ के एच वैल्यू इज लार्जर देन solubility ऑफ गैस इज लोअर। ओबियस बात है, यहां से के एच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, गैस के। अगर आप के एच को बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन घटेगा, और मोल फ्रैक्शन मैंने बोला है कि आप इसको सोल्यूबिलिटी की जगह रखे हो तो सोल्यूबिलिटी कम हो जानी है। तो जितनी ज़्यादा के एच की वैल्यू रहेगी आपकी सोल्यूबिलिटी उतनी ही कम आनी है। तो के एच की वैल्यू से आप सोल्यूबिलिटी आसानी से डिफाइन कर सकते हो। आपको चार वो दे दे, चार यहाँ पे के एच का डाटा दे रखा हो और आपसे सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हो। आगे अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हेनरीज लॉ पे सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो अपन वहाँ पे इनका सारा देखेंगे कि के एच की वैल्यू से सोल्यूबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो के एच की वैल्यू अगर लार्जर है तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी लोअर हो जाएगी। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे मैं बात करता हूँ, ये कोई जैसे कोई पौंड है, या अपन इसको लेक मान सकते हैं, कोई झील मान सकते हैं। ये काफ़ी गहरी है, इसकी सरफेस पे सनलाइट सीधी यहाँ पे अप्लाई होती है, सीधी यहाँ पे अप्लाई हो रही है वो। तो जहाँ पे अप्लाई हो रही है यहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है, हाई रहता है। और नीचे का टेम्परेचर जो रहता है वो क्या रहता है, लोअर रहता है। नीचे का टेम्परेचर क्या रहता है, लोअर रहता है। अब यहाँ पे जो इस लेक में वाटर होगा तो वाटर के अंदर O2 गैस भी डिजोल्व है। O2 गैस क्या है, डिजोल्व है। अब O2 गैस डिजोल्व है तो आपको पता है, मैंने अभी जस्ट बताया, तो गैस डिजोल्व जब होती है तो टेम्परेचर कम रहता है तो सोल्यूबिलिटी बढ़ी आती है। तो टेम्परेचर लोअर है तो यहाँ पे सोल्यूबिलिटी क्या है, लार्जर। सॉरी, यहाँ पे सोल्यूबिलिटी क्या है, मिनिमम। या अपन इसको बोल सकते हैं लोअर। तो टेम्परेचर जहाँ पे हाई रहेगा वहाँ पे सोल्यूबिलिटी क्या रहेगी, अपनी मिनिमम रहेगी, और टेम्परेचर जहाँ पे लोअर रहेगा वहाँ पे अपनी सोल्यूबिलिटी क्या रहेगी, लार्जर रहेगी। इसीलिए तो बोला जाता है कि जो एक्वेटिक स्पीसीज होती है, जलीय जो जीव होते हैं, वो कोल्ड वाटर को प्रीफर करते हैं, कोल्ड वाटर को वो प्रीफर करते हैं, और अवॉइड करते हैं किसको, अवॉइड वार्म वाटर। वार्म वाटर को अवॉइड क्यों करते हैं,
क्योंकि इसमें O2 क्या है, कम है। कोल्ड को प्रिफर क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें O2 क्या है, ज़्यादा है। O2 क्या है, ज़्यादा है। और जहाँ पे O2 कम है, जहाँ पे O2 कम है, यहाँ की KH वैल्यू है ना, जहाँ पे O2 डिजोल्व कम हो रही है, यहाँ पे KH की वैल्यू है ना लार्जर है, और यहाँ पे KH की वैल्यू क्या है, लोअर है। तो KH की वैल्यू से अपन आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा सोल्यूबल होगा, कौन सा कम सोल्यूबल होगा। तो आज अपन ने सोल्यूबिलिटी के इफेक्ट, सोल्यूबिलिटी पे इफेक्ट सारे डिस्कस किए हैं। अब अपना जो आगे वाला पोर्शन बचता है वो है इसका न्यूमेरिकल पोर्शन बचता है, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इनको ढंग से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, सारा का सारा अपन इसी तरीके से रोज़ाना सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।